जय हिंद सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त के जो शिक्षक क्षमता परीक्षा के प्रथम शिफ्ट के जो एग्ज़ाम थे वो चुके हैं। अर्थात अब 3 जो 21-23 के दोनों शिफ्ट और 24 की एक शिफ्ट संपन्न हो चुके हैं। तो आज मैंने जो कुछ शिक्षकों से बातचीत की है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम उनका ठीक ठाक गया और पूरी उम्मीद है कि वो पास कर जाएंगे। और उन्हीं शिक्षकों के द्वारा जो ये क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, ताकि जो आगामी जिनका एग्ज़ाम बाकी है उनको फ़ायदा हो तथा वो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ पाएँ तथा क्वेश्चन की लेवल को समझ पाए। इसमें मैंने जीएस के क्वेश्चन जिसमें कि आर्ट्स और साइंस दोनों शामिल हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर और कुछ हिंदी के भी क्वेश्चन इसमें जो मेरे पास अवेलेबल हो पाए हैं उनको मैंने इसमें शामिल किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले भी जो एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं उनके भी क्वेश्चन जाके आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक व शेयर भी कर देंगे ताकि अन्य लोगों को भी यह वीडियो पहुँच पाए तथा वो लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, और इसमें बात करें करंट से से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो है करंट में पूछ रहे हैं और इनमें सभी वर्गों के जो शिक्षक हैं उनके क्वेश्चन इसमें शामिल हैं जीएस के। तो ये नहीं सोचना है कि मेरे 1 to 5 या 6 to 8 है तो हमको सिर्फ मेरे लिए ही उपयोगी है। जीएस का वैसे भी नेचर होता है कि कहीं भी कोई भी जीएस कहीं पूछ सकता है, तो जो वही सारे लोग इसमें के जीएस के इसमें क्वेश्चन शामिल हैं। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है। तो जो वर्तमान सेना प्रमुख है वो है विवेक राम चौधरी। और आप सबको पता हो कि जो सेना प्रमुख होते हैं वायुसेना प्रमुख, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, वो एयर चीफ मार्शल कहलाते हैं। अर्थात जो विवेक राम चौधरी जी हैं वो वर्तमान में एयर चीफ मार्शल, जिसे हम समझ जाएंगे कि उसको वायुसेना प्रमुख को हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। अब जब एयर का पूछ किया है तो हो सके अब थल सेना भी पूछ सके आगे या और जल सेना ही पूछ सके। तो आपको याद रखना है कि थल सेना के जो सबसे प्रमुख होते हैं अर्थात सेना प्रमुख होते हैं उनको हम जनरल कहते हैं। और वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी भारत के जनरल हैं। और इसी प्रकार जो जल सेना प्रमुख होते हैं उसे हम एडमिरल कहते हैं, वो सेना के अध्यक्ष होते हैं जल सेना के। और वर्तमान में जो एडमिरल हैं भारत के अर्थात वर्तमान में जो जल सेना प्रमुख है उनका नाम है दिनेश त्रिपाठी। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नभ सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी तथा जो जल सेना प्रमुख वो है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। और इन तीनों सेनाओं के जो एक और प्रधान बनाए गए हैं नया पद जो भारत में सीडीएस का, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये वर्तमान में है अनिल चौहान, जो कि इन तीनों सेनाओं के प्रमुख से भी एक ऊंचा पद ये बनाया गया है। और ओवरऑल प्रधान तो आप सबको पता है तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं। जोगबनी हवाई अड्डा पूछा गया था कि जोगबनी हवाई अड्डा बिहार में कहाँ है। तो ये अररिया में एक जगह है फारबिसगंज, वहाँ पे यह स्थित है जोगबनी हवाई अड्डा। इनके अलावा जो बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे हैं जिसमें सबसे प्रमुख है पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, उसके बाद गया का गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दो बिहार के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उनके अलावा जो अन्य हवाई अड्डे हैं जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रक्सौल इत्यादि जगहों पे हवाई अड्डे कहीं प्रस्तावित हैं तो कहीं बन रहे हैं या कहीं लगभग वहाँ काम स्टार्ट है। और इनमें और एक हवाई अड्डे जो काफ़ी पूछे जा सकते हैं आपको आगे के एग्जाम में, सबैया हवाई अड्डा जो कि गोपालगंज में है तथा उलाओ हवाई अड्डा ये बेगूसराय में है। तो ये सब प्रमुख हवाई अड्डे जो कि बिहार में या तो बन चुके हैं या तो प्रस्तावित हैं, निर्माण चल रहा है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजन के पाचन का प्रारंभिक स्थान क्या होता है। तो भोजन के पाचन का प्रारंभिक स्थान हमारे मुख से ये स्टार्ट हो जाता है। अर्थात जो पहली क्रिया होती है पाचन की भोजन के वो मुख से स्टार्ट होती है। और यहाँ बात पूछा जा रहा है शरीर का। शरीर के बाहर की बात करेंगे तो पाचन की क्रिया तो भाई हाथ से भी शुरू कह सकते हैं कि हाथ से भी शुरू होती है, जो गैस पे चढ़ाते हैं वहाँ से भी शुरू होती है।
तो यहाँ शरीर की बात की जा रही है, तो शरीर में मुख से स्टार्ट की जाती है भोजन के पाचन की जो है प्रक्रिया, और सर्वाधिक जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो मनुष्य के छोटी आंत में होती है। दीपू दर्रा ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा है, दीपू दर्रा। कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? अर्थात वर्तमान में पूछा गया था कि वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो कुल अभी जो लेटेस्ट जो है अपडेट उसके अनुसार कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं, और जो सबसे अंतिम महारत्न कंपनी बनी थी वो बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि 2023 के अंदर में ये कंपनियां बनी, महारत्न कंपनी बनी थी। पहले यह नवरत्न कंपनी थी, और महारत्न कंपनी के लिए कुछ कंडीशन होते हैं जिनको कि फुलफिल करने के पश्चात वो कंपनी महारत्न कंपनी बन जाती है। इसके लिए शर्त है कि वो उसके पिछले 3 साल का जो व्यापार का टर्नओवर है 25,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। उनका जो पहले सेबी में लिस्टेड होना चाहिए, और महारत्न कंपनी बनने से पहले वो या तो मिनी रत्न कंपनी या तो नवरत्न कंपनी में उनको दर्जा मिलना चाहिए। और 1-2 और कंडीशन है, उसको फिल करने के पश्चात ही कोई कंपनी महारत्न कंपनी बन सकती है। हाँ, साथ ही उनका विदेश के साथ भी अच्छा व्यापार जो है चलते रहा होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। आगे है कि नीली क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। कल शायद पूछा गया था भूरी क्रांति का, तो वो उर्वरक उत्पादन था। नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य। काली क्रांति पूछे तो आपको बताना है ये होता है पेट्रोलियम उत्पादन। रजत क्रांति पूछे तो अंडा उत्पादन। श्वेत क्रांति पूछे तो दूध उत्पादन। नीली क्रांति पूछे तो मत्स्य उत्पादन तो हो ही गया। आगे देखते हैं कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में कर लेना। यह जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। शरीर से यूरिया का उत्सर्जन किस भाग से होता है? मूत्र के माध्यम से जो शरीर से जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है। पंचायत भंग होने के कितने दिन के अंदर चुनाव अनिवार्य है? तो पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर जो है चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? अलेक्जेंडर के द्वारा विश्व मानचित्र निर्माण किया गया था। ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर नामक वैज्ञानिक है। आगे है कि अत्यधिक शराब के सेवन से प्रभावित अंग कौन है? तो हमारा लीवर, जिसे ही हम यकृत कहते हैं, और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर ही होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पकली फूल गोभी के खाने योग्य भाग है, उसे हम कहते हैं पुष्पकली। आकस्मिक निधि की स्थापना कब की गई थी? 1950 में आकस्मिक निधि की जो है स्थापना की गई थी। और इस निधि का कार्य होता है कि जब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो अगर किसी बजट की आवश्यकता हो तो तत्काल राष्ट्रपति अपने आदेश से इस निधि से रुपये निकालकर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे खर्च करने हेतु कह सकते हैं। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन होता है? वो होता है केसिन प्रोटीन, और केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग उजला होता है। पूछा जाता है कि गाय के दूध का रंग का पीलापन का कारण क्या है? वो होता है कैरोटीन। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी कौन है? तो वो है माही नदी। कर्क रेखा, जिसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी हम कहते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा? तो एक मस्तिष्क का भाग होता है सेरिब्रम, उसके द्वारा जो अनवांटेड जो पेशियाँ हैं उसका नियंत्रण किया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज का अर्थ का नाम हुआ कि जो राउंड टेबल थी उस पर ये सम्मेलन हुआ, इसलिए इसका नाम दिया गया गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी और इरविन मुख्य रूप से भाग लिए थे। केंद्रीय रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव। शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो
धर्मेंद्र प्रधान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। उसके पश्चात बात करें तो चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। ये 3 कंट्री हैं जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करती है। और सबसे छोटी सीमा की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान से है, परंतु अफ़गानिस्तान का वो पार्ट वर्तमान में भी चाइना और पाकिस्तान के पास है। तो जो वर्तमान परिवेश की बात की जाए तो भूटान से सबसे छोटी सीमा भारत साझा करती है, क्योंकि वर्तमान में अभी भारत का अफ़गानिस्तान से सीधे संपर्क नहीं है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहर है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा यहाँ की डॉलर है, जिम्बाब्वियन डॉलर। और जिम्बाब्वे ही वो कंट्री है जहाँ पे 2027 का क्रिकेट विश्व कप होने वाला है। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, ये तीनों कंट्री मिलके 2027 के क्रिकेट का वनडे का विश्व कप का आयोजन करवाने वाली है। अर्जुन विजेता 2024 में जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है रितु नेगी, उसका पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है? या कबड्डी से संबंधित है। रुपया का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था? रुपया का तीसरी बार अवमूल्यन, जो सबसे लास्ट अवमूल्यन हुआ था वो 1991 में हुआ था। रुपया के अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अन्य देश की अपेक्षा जो भारत की जो मुद्रा है, रुपया है, उसके भाव को कम कर देना, जिससे कि जो विदेशी विनिवेश बढ़े। और सबसे पहले यह जो रुपये का अवमूल्यन हुआ था वो हुआ था 1949 में, इसके पश्चात 1966 में, और जो लास्ट बार हुआ है 1991 में। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि जो मुद्रा का बदलाव, जो कि मुद्रा एक्सचेंज जैसे कह सकते हैं, विमुद्रीकरण, वो भारत में हुआ था 3 मरतबे वो भी हुआ था। पहला 1946 में हुआ था, उसमें लॉर्ड वेवेल यहाँ के वायसराय थे, उन्होंने करवाया था। उसमें माना गया था कि काफ़ी सारे लोग जो है काला धन रखे हुए हैं। तो पहला 1946 में, उसके पश्चात हुआ था 1978 में, जिसमें कि भारत में 10,000 तक की मुद्रा की जो है करेंसी नोट जारी हो गए, करेंसी नोट जारी थे। तो कालाबाजारी काफ़ी बढ़ गई थी। और जो लास्ट बार हुआ था वो 8 नवंबर 2016, आप सबको याद हो, वो तीसरी बार हुआ था। तो जब रुपये की अवमूल्यन की बात करेंगे तो 3 बार 49, 66 और 91, जबकि विमुद्रिक जो रुपये का एक्सचेंज जो होता है कि नए नोट के जगह पे, पुराने नोट के जगह पे नए नोट का लाना, वो भी 3 बार हुआ है, 1946, 1978 और 2016 ईस्वी में। हो सकता है कि 2016 में कौन कौन से नोट बंद किए गए थे? तो 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, और उनके बदले में एक नया नोट 2000 का नोट जारी किया गया था, जिसे कि बाद में बंद कर दिया गया। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पे स्थित बैरन ज्वालामुखी है, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक प्रकाश वर्ष की लंबाई कितनी होती है? प्रकाश वर्ष हम सबको पता है कि दूरी मापने की इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। इसी को मीटर में चेंज करेंगे तो 15 हो जाएगा। इतना प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। हो सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वो होता है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, अर्थात प्रकाश वर्ष। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 42वें संशोधन में भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन ये कब हुआ था? पहले वो जान लेते हैं। 1976 में हुआ था। और इसमें इतनी सारी जो चेंजें की गई थी संविधान में, इसलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी हम जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। और इसी में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और एक शब्द और जोड़ा गया था। पहले प्रस्तावना में बस एकता शब्द था, एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 के संविधान संशोधन में, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। आगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख या किस
वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में की चर्चा की गई है। वेदों की संख्या कुल अगर पूछे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जबकि सबसे लास्ट का जो वेद है वह अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ करवाई थी? तो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना करवाई थी, और इन्होंने अपना किला इलाहाबाद में बनवाया था। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर में का अवार्ड पूछा गया था 2024 में से बहुत पूछा गया था। वैसे लगभग 6-7 सालों से सूरत कह रहे हैं, इंदौर स्वच्छ शहर में नंबर 1 पे है, और इस साल 2024 में इंदौर के साथ सूरत को भी इसमें शामिल किया गया है, और संयुक्त रूप से दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है सबसे स्वच्छ शहर का। सती प्रथा को खत्म करने में मुख्य योगदान किसका है? राजाराम मोहन राय का। वह शहर जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है, वो शहर है मुजफ्फरपुर। अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से चुनना था कि कौन गंगा के किनारे स्थित नहीं है। जैसे बक्सर दे दे, पटना दे दे, बेगूसराय दे दे, भागलपुर दे दे, तो आपको मुजफ्फरपुर को सही टिक करना है, क्योंकि ये गंगा के किनारे स्थित नहीं है। अन्य जो शहरें हैं वो सभी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ये थे प्रश्न जो अभी तक अवेलेबल हो पाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो, और जो बाकी क्वेश्चन जो और अगर अवेलेबल हो पाएंगे तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें कोशिश करूँगा कि कवर करूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ दिन।